सरदार पटेल के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी, स्पेशल ट्रीटमेंट, जो कि उन अछूतों के लिए थी जो उन्हें बराबरी का दर्जा दे सके। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का उद्देश्य देश में सामाजिक क्रांति लाना था, ताकि देश को किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त किया जा सके। इस संविधान ने नागरिकों को धार्मिक आज़ादी दी, छुआछूत को समाप्त किया, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और समाज के वर्गों के बीच की खाई को मिटाया। महाड़ का सत्याग्रह आंदोलन, जो कि चौधार तालाब के नाम से जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौधार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। डॉक्टर अंबेडकर की समाज सुधार वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर का नाम नहीं था। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति का साथ भी नहीं ले पाए। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाएं। जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। ये अलग बात है कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस आ गए। उधर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। नतीजन ये हुआ कि अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि M.R. जयकर की खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। जब अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए, वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। आखिरकार वो चीज़ जिसने उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया, वो था हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमीदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए, तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर विरोध जारी रखें। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी N.S. काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने यह कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उसके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नेहरू 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किए और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर से हराया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता, खासकर नेहरू, कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का प्रयास भी नहीं किया। अंबेडकर का इन दोनों लोगों से कुछ अलग ही दृष्टिकोण था। वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति को नुकसान भी न पहुंचे और दलितों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो उन्हें हासिल हो। देश समाज में उनका सम्मान बढ़े। वो चाहते थे कि समाज में दलितों का स्तर ऊंचा उठे और उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल हो। भारतीय संविधान के पिता कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसलिए हर साल 14 अप्रैल को
अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, या इसे हम भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब का नाम भी दिया जाता है। उनकी जयंती के दिन उनके योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके विचारों से सीख लेने की कोशिश की जाती है। इसी खास मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़े एक बेहद दिलचस्प किस्से के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे महिलाओं के हक के लिए उन्होंने भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ी तोड़कर भारत लगभग 200 सालों बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कानून की ज़रूरत थी। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का गठन किया गया और बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन के इन्हीं संघर्षों ने उनके विचारों को आकार दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता में यकीन रखते थे। वे जाति के आडंबर को नहीं मानते थे और चाहते थे कि समाज में सभी को एक बराबरी का अधिकार मिले। व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर मौके मिलने चाहिए, न कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है इस आधार पर। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन समाज से जाति प्रथा, महिलाओं को बराबरी और बड़े छोटों के भेद को मिटाने के लिए काम किया। ऐसे ही वे भारत के कानून मंत्री बनने के बाद भी करना चाहते थे। समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने एक बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के समान ही अधिकार होने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बिल को हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। इस बिल में विवाह में जाति के महत्व को खत्म करने, तलाक के नियम और गोद लेने के नियम को पारित करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन उनके इस बिल को कैबिनेट में पास होने की मंजूरी नहीं दी गई। इस बिल के पास न होने की वजह से ही 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भीमराव अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने धर्म और राजनीति के अलावा आर्थिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी थी। उनके विचार तीखे पर सत्य के करीब थे। वह सर्वधर्म समभाव और सर्वजन ही सुखाय की नीति अपनाना चाहते थे। वह हिंदू धर्म की कुरीतियों पर चोट करते थे। उन्होंने खुद भी उन्हें झेला था, इसलिए उनमें उच्च जातियों के प्रति कटुता थी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म पर ही प्रहार किया हो, बल्कि उन्होंने मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की पुस्तकों को पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर उनकी दृष्टि से देखा। उन्हें संस्कृति का ज्ञान नहीं था, इसलिए इंग्लिश रूपांतरण से ही उन्होंने भारतीय ग्रंथों को जाना। इसलिए मुझे लगता है कि वह धर्म की पुस्तकों के मर्म तक नहीं पहुंच पाए। वह चूंकि धर्म के मर्म तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने पलायनवादी रुख अपनाया और बौद्ध धर्म में चले गए। लेकिन उनके अनुयायी कम ही बौद्ध धर्म को अंगीकार कर पाए, क्योंकि हिंदू धर्म को छोड़ना इतना सरल नहीं है। हिंदू धर्म एक खुली छतरी है जिसमें कोई भी आ जा सकता है। उनके अनुयायी उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, तो हिंदुओं में उच्च वर्ग के लोग उन्हें उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। यह स्थिति अभी भी नहीं, बल्कि देश के आज़ाद संग्राम के समय की भी है। अंबेडकर अपनी प्रतिभा से नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, लेकिन नेहरू जी अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे। उन्हें उनसे खतरा रहता था, क्योंकि संविधान बनाने में ड्राफ्ट कमेटी के वह अध्यक्ष थे और संविधान का बेसिक ढांचा तैयार करने का उन्हीं का दायित्व था, जिसमें वह काफ़ी कुछ सफल भी रहे। उन्हें अंग्रेजों ने भी श्रम और आर्थिक मामलों के विभाग भी दे रखे थे। अंबेडकर देश के स्वतंत्र होने के बाद में देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता कि मुस्लिम कभी लागू नहीं होने देंगे, तो वह हिंदू कोड बिल लागू करने की दिशा में लग गए। लेकिन उस समय उच्च वर्ग के हिंदू ने ही कड़ा विरोध किया। उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार वित्त मंत्रालय, योजना, रक्षा विभाग की कमेटी में सदस्य नहीं बनाया गया, बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए नौकरी के लिए कोई प्रावधान न करके समय पास करने के लिए एक विभाग दे दिया गया। उनके सदन को लिखे पत्र का कुछ भाग नीचे दिया गया है।
उसे पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर मामले में उनके विचार कितने स्पष्ट और राजनीति से दूर थे। अब 4 साल 1 महीना और 26 दिन हो गए हैं जब मुझे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए बुलाया था। यह प्रस्ताव मेरे लिए बड़े आश्चर्य की तरह था। मैं विपरीत खेमे में था और अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय पहले ही मुझे सहयोग के अयोग्य करार दिया जा चुका था। मुझे यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया था कि प्रधानमंत्री के रवैये में यह बदलाव लाने के लिए क्या हो सकता है। मुझे अपने संदेह थे। मुझे नहीं पता था कि मैं उन लोगों के साथ कैसे रह सकता हूं जो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। मुझे इस बात पर संदेह था कि क्या मैं एक कानून सदस्य के रूप में कानूनी ज्ञान और कौशल के उस मानक को बनाए रख सकता हूं जो उन लोगों द्वारा बनाए रखा गया था जो मुझसे पहले भारत सरकार के कानून मंत्री थे। लेकिन मैंने अपने संदेह को शांत रखा और प्रधानमंत्री की पेशकश को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि जब भी हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मांगा जाएगा तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। मंत्रिमंडल के सदस्य और कानून मंत्री के रूप में मेरे प्रदर्शन की गुणवत्ता का निर्णय मुझे दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। अब मैं उन मामलों का उल्लेख करूंगा जिनके कारण मुझे अपने सहयोगकर्मियों के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ा। कई कारणों से जाने की इच्छा लंबे समय से बढ़ती जा रही है। मैं सबसे पहले उन मामलों का उल्लेख करूंगा जो पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और वे सबसे छोटे आधार हैं जिनके कारण मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य होने के परिणाम स्वरूप मैं जानता था कि कानून मंत्रालय का प्रशासनिक रूप से कोई महत्व नहीं है। इसने भारत सरकार की नीति को आकार देने का कोई अवसर नहीं दिया। हम इसे साबुन का खाली डिब्बा कहते थे जो केवल पुराने वकीलों के खेलने के लिए अच्छा होता था। जब प्रधानमंत्री ने मुझे प्रस्ताव दिया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी शिक्षा और अनुभव से एक वकील होने के अलावा